स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। ये है हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो खनन प्रक्रिया क्या है, तो किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव है, इसका पता जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि कौन कौन सी जगहों पर किस किस प्रकार के खनिजों का जमाव है भूमि के अंदर, तो इसकी जानकारी कौन लगाते हैं, भूवैज्ञानिक लगाते हैं। और उसका जो है क्या करते हैं, वो जो है सर्वेक्षण करते हैं, जांच वगैरह जो है करते हैं कि किस किस जगह का मतलब जगह में कौन कौन से खनिज हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेप भूमियों की नीलामी करती है। अब ये जो है अपना जो काम है, सर्वेक्षण है, वो उसका जो आगे करते हैं और क्या करते हैं कि जो केंद्र का जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसको जो है रिपोर्ट भेजते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो सरकार है उस देश या राज्य की जो सरकार है वो क्या करवाती है, जो खनिज निक्षेपित जो भूमि है, यानी कि जिस भूमि पर क्या है खनिज पाया जाता है, तो उसका क्या करवा देती है, नीलामी करवा देती है। अब ये जो नीलामी की प्रक्रिया है उसमें कई कंपनियां जो है हिस्सा लेती है। नीलामी होता है तो वहाँ पर अनेक सारी कंपनियां जो है उसमें हिस्सा लेती है। अब प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका मिलता है उसे उस भूमि से संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। अब क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो है उसमें हिस्सा लेती है। अब जिसको भी वो जो ज़मीन है वो उत्खनन के लिए मिलता है तो उसको उसके ठेका दे दिया जाता है। अब वही उसका क्या बन जाता है, एक प्रकार से उस खनन का अधिकार उस कंपनी को हो जाता है जिसको जो है ठेका दिया गया है। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। विश्व में 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लगभग 3000 से भी अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। और ये सभी खनिज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। तो जितने भी खनिज हैं हमारे जीवन में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। भारत में खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो 1957 जो एक्ट है, खनिज विकास और विनिमय एक्ट 1957, तो इसके आधार पर जो है किसको, खनिजों को 4 वर्णों में बांटा गया है, 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं। तो पहला आता है परमाणु खनिज। तो परमाणु खनिज के अंतर्गत किसको रखा गया है, यूरेनियम और थोरियम को रखा गया है। सेकंड नंबर पर आता है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत रखा गया है कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, जिनसे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा गया है लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट, क्रोमियम, तांबा, सोना, इन सभी चीज़ों को जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा गया है। और चौथे नंबर और लास्ट है गौण अथवा अधात्विक खनिज। तो जैसे भवन निर्माण, जैसे घरों वगैरह में जितना भी निर्माण में सामग्री लगता है उसको इस श्रेणी में रखा गया है, धात्विक श्रेणी में। चलिए इतने तक समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब आता है कि खनिजों में कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी संरचना, तो उस वो जो उसकी बनावट है वो किस प्रकार की होती है, तो इसके आधार पर जो है खनिजों को 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो पहला हो गया आपका धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे खनिज जिनमें लौह अयस्क होता है, जैसे लोहा, लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमियम, तो ये सभी चीज़ों को जो है एक वर्ग में रखा गया है। और दूसरा ऐसे खनिज जिसमें लौह अयस्क नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, तो इनको जो है अलग ग्रुप में रखा गया है। तो यदि आपको कोई पूछे कि जो है धात्विक खनिज को फिर से क्या 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, तो ऐसे खनिज जिनमें क्या होता है, लौह अयस्क होता है, तो उनको अलग रखा गया है। और ऐसे खनिज जिनमें लौह अयस्क नहीं होता तो उनको अलग रखा गया है। अब क्या होता है, अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। अब ये जो अधात्विक खनिज है उनमें क्या नहीं होता, धातु नहीं होते, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि, ये चीज़ हो गया। अब आता है खनिजों का वितरण। तो खनिजों का वितरण किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पर हमको कौन कौन से प्रकार के खनिज हमको देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैंगनीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि।
तो ये सभी चीज़ें हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम जो है विस्तार से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम क्या आता है, लौह अयस्क, उसके बाद कोयला आएगा, क्रोमाइट। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब आता है क्या, फर्स्ट नंबर लौह अयस्क। तो चलिए देखते हैं लौह अयस्क क्या होता है। तो लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। तो जो लौह अयस्क होता है उससे क्या, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग देखे होंगे ट्रकों वगैरह में इसको भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये क्या होता है, कच्चा लोहा होता है, जिसको जो है कई प्रकार के इस्पात वगैरह तैयार करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। यह कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास का आधार क्या है, लोहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि अब जो है जितना विकास हो रहा है, बिना लोहे के हम कोई भी कार्य, कोई भी निर्माण कार्य बिना लोहे के नहीं कर सकते। कोई भी घर बनता है, कोई भी चीज़ बनता है, तो उसमें सर्वप्रथम स्थान क्या होता है, लोहा का। तो इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि आधुनिक विकास का आधार क्या है, लोहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इस्पात का कहाँ कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। आप जानते हैं कि आधुनिक जीवन हो गया हमारा जो जीवन है, कृषि में भी जो है इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। कृषि में कैसे होता है, तो अनेक प्रकार के लोहे के जो गाड़ी वगैरह हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, तो इन सभी चीज़ों का किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं। औद्योगिक उत्पादन में, उद्योग धंधों में भी लोहे का जो है उपयोग होता है। निर्माण में, घर वगैरह, पुल वगैरह जो भी हम बनाते हैं, निर्माण कार्य होता है उनमें भी। यातायात में भी लोहे का, इस्पात जो भी होता है उसमें भी लोहे का उपयोग होता है। तो बहुत अधिक मात्रा में लोहे का उपयोग किया जाता है और बिना लोहे के विकास जो है नहीं हो सकता। इसी कारण कच्चे लोहे का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से क्या होता है, अधिक होता है। तो बोला गया है कि अन्य धातुओं की जो अपेक्षा लोहे का जो उत्पादन है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। मान लो जो है कोई अन्य धातु हो गया, तो उसकी अपेक्षा जो है लोहे का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, लोहे की विशेषता होती है कि इसमें यदि हम कोई अन्य धातु मिला दें तो इसकी जो मजबूती है और इसका जो टिकाऊपन है, कड़ापन है, उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो लौह अयस्क का शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। तो जो लौह अयस्क होता है वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं। तो ये जो है क्या होता है, चट्टानों में जो है पाया जाता है लोहा, और इसके अतिरिक्त ये जो है अन्य खनिजों से भी मिले होते हैं। गंधक, फास्फोरस, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम इत्यादि। तो ये जो है शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या, जो शुद्ध जो लौह अयस्क है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है। अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग जो है कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 प्रकार से बांटा जाता है। अब फिर से क्या हो गया कि लोहे को जो है, लौह अयस्क को जो है 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला आता है हेमेटाइट। इसमें 70% जो है लोहा होता है। तो 70% इसमें लोहा होता है किसमें, हेमेटाइट में। अब ये हेमेटाइट है क्या, ये जो है लोहा ही है, जिस मतलब लौह अयस्क का ही एक प्रकार से भाग है। लौह अयस्क को कितने भागों में, 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो ये जो हेमेटाइट है उसमें 70% क्या होता है, लोहा होता है। अब आता है मैग्नेटाइट। तो इसमें जो है 70.4% क्या होता है, लोहा होता है। लाइमोनाइट, इसमें जो है 59.63%। और सीडेराइट, इसमें होता है 48.2% लोहा। तो भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का है। तो सबसे अधिक जो भंडार है वो किसका है, हेमेटाइट का, यानी कि जो 70% वाला है उसका, और मैग्नेटाइट यानी कि जो ये भी 70.4% है। तो इसी का जो है सर्वाधिक जो है भंडार हमारे भारत में मिलता है। और ये क्या है, एक लोहे का ही, इसको लोहा ही मान सकते हैं। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 1788 करोड़ टन है। तो देख सकते हैं कितना अधिक मात्रा में क्या था। ये जो है 1 अप्रैल 2010 सन 2010 की बात है। तो ये जो है 1
1788 करोड़ टन है। तो बहुत अधिक मात्रा में इसका क्या था, भंडार है। हेमेटाइट अयस्क प्रमुखतः प्रायद्वीप पठार में पाया जाता है। तो जो हेमेटाइट जो अयस्क है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको जो है लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया है। तो जितना भी हम हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोहे का ही प्रकार है, एक प्रकार से लोहा आप समझ सकते हैं। तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, हेमेटाइट जो अयस्क है मुख्यतः प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ये जो है पाया जाता है। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी होसपेट क्षेत्र तथा झारखंड ओडिशा का सिंहभूमि सुंदरवन क्षेत्र प्रमुख है। तो सबसे अधिक मात्रा में ये जो हेमेटाइट है वो कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। कर्नाटक में ये जो बेल्लारी हासपेट क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। और झारखंड ओडिशा में सिंहभूमि सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहाँ पर यह जो है पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड में है। तो ये बात हो गया हेमेटाइट का। अब आता है मैग्नेटाइट। तो इसका जो अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इन सभी इलाकों में ये जो है, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पर ये जो है पाया जाता है मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क। झारखंड और उड़ीसा में लौह अयस्क के भंडार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, झारखंड और जो उड़ीसा है वहाँ पर ये जो लौह अयस्क का जो भंडार है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से। तथा देश में लोहा व इस्पात कारखाने की स्थिति निर्धारण पर इनका निर्णायक प्रभाव पड़ा है। मतलब यहाँ पर जो है लौह अयस्क का पाना बहुत ही क्या है, मुख्य है। और ये जो है आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही क्या रखता है, महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और बहुत सारे उद्योग धंधे यहीं पर क्या है, स्थापित हैं। अब क्या बोला गया है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जो देश का लगभग 18.67% है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, पूरे देश का जो है 18.67% जो लौह अयस्क का भंडार है वो हमारे कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही है। देश में लौह अयस्क का उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि पूरे भारत देश में लोहे के उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कितने, तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बैलाडीला को माना जाता है। और सबसे अधिक जो है जो लौह अयस्क है कहाँ, बैलाडीला क्षेत्र में पाया जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा नांदगांव में लौह अयस्क सचित है। यानी कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, बैलाडीला क्षेत्र में। और बाकी जितना ये जो दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर हो गया, वहाँ जो है कुछ ही मात्रा में ये जो है पाया जाता है। सेकंड नंबर आते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज क्या होता है, देख सकते हैं चित्र में, मैंगनीज अयस्क। तो मैंगनीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो ये जो मैंगनीज है उसका सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है, लोहा का जो इस्पात जो उद्योग होते हैं, लोहे के जितने भी उद्योग होते हैं वहाँ पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जहाँ उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। तो ये जो मैंगनीज होता है उसको जो है लोहे के साथ मिला दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इस्पात जो है तैयार किया जाता है, वस्तुएं जो है तैयार की जाती है। इस्पात में 12 से 14% मैंगनीज होता है। तो जो भी इस्पात होता है, जो भी इस्पात है उसमें 12 से लेकर के 14% तक क्या होता है, मैंगनीज मिलाया जाता है। लगभग सारे मैंगनीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि जो मैंगनीज है उसका उपयोग सबसे अधिक कहाँ, लौह इस्पात में ही किया जाता है। मैंगनीज इस्पात जो है अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता वाला होता है। तो ये जो मैंगनीज युक्त यानी कि जिस जिस इस्पात में जो है मैंगनीज मिलाया जाता है वो बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है और घर्षण को सहन करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। मैंगनीज इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। क्रशर को चट्टान पीस कर अलग अलग आकार में गिट्टी बना दिया जाता है। तो ये जो मैंगनीज इस्पात का उपयोग जो है क्रशर जैसी मशीन है उसको बनाने में होता है। तो क्रशर से चट्टान पीस करके जो है अलग अलग आकार की गिट्टी जो है बना दिया जाता है। और इसके अलावा मैंगनीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में भी किया जाता है। तो ये तो एक प्रकार से उपयोग कहाँ किया जाता है, मैंगनीज का जो उद्योग हैं, इस्पात उद्योग, वहाँ पर किया जाता है इस्पात बनाने में। और सेकंड नंबर पर इसका उपयोग किया जाता है कांच, मिट्टी के बर्तन हो गया, प्लास्टिक सामग्री,
फर्श का जो टाइल्स होता है जो हमारे घरों में लगाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मैंगनीज होता है। साथ ही जो है वार्निश और शुष्क बैटरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मैंगनीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में कितना था, 43 करोड़ टन है। तो ये भी बहुत अधिक क्या है, मात्रा में है मैंगनीज। सर्वाधिक मैंगनीज भंडार ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। तो ये जो मैंगनीज का भंडार है सबसे अधिक कहाँ दिखा है, ओडिशा में, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है, हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले में क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क के भंडार हैं। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर बिलासपुर जिला में जो है मैंगनीज अयस्क हमको मिलता है, वहाँ भंडार है। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिहाटोला में मैंगनीज अयस्क के जमाव हैं। तो ये क्षेत्र है, वहाँ भी हमको मैंगनीज अयस्क का जो भंडार है वो देखने को मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं क्रोमाइड अयस्क। तो क्रोमाइड का एकमात्र अयस्क क्रोमाइड है, सॉरी, क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्या है, क्रोमाइड है। आपको इसको याद रखना है। मैंगनीज की तरह भी क्रोमियम का उपयोग लौह इस्पात में मिश्रित के लिए किया जाता है। तो पहले हमने क्या देखा कि मैंगनीज का उपयोग जो है लोहा में जो है मिला कर के किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से ये है क्रोमाइड। तो क्रोमियम की तरह भी इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, लौह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। तो ये जो क्रोमाइट है उसका उपयोग यदि हम करते हैं तो इससे जो भी क्या बनता है, इस्पात बनता है, वो सबसे अधिक क्या सह सकता है, ताप जो है सह सकता है। तो इसी कारण से इसको मिलाया जाता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती, कुल्हाड़ी और हथौड़ी आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है। तो यदि हम कोई भी इस्पात है उसमें क्रोमियम मिला दे कितना प्रतिशत, 3%, तो उससे आरी हो गया, कुल्हाड़ी और हथौड़ी आदि बनाने का काम इससे हो सकता है। इसमें थोड़ी अधिक मात्रा में 12 से 15% मिलाने पर ऊष्मा सह घर्षण और संक्षारण सह इस्पात बनता है, जिसका उपयोग रसोई घर के बर्तन, छुरी, कांटा, मशीन की बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। और यदि हम इसको बहुत अधिक मात्रा में जैसे कि 12 से 15% मिला दें तो छुरी, कांटा हो गया, मशीन वगैरह, बेरिंग हो गया, मशीन की जो बेरिंग होती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कि इसका क्रोमियम का। क्रोमियम के साथ निकल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल आर्द्र और क्या बोला गया है, जल आर्द्र वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आती है। तो इसमें यदि हम क्या मिला लें, निकिल धातु मिला लें तो उसको जो है वायु, ताप, अम्ल, इन सभी चीज़ों को सहन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट तथा क्या मोलिब्डेनम मिलाने से बहुत क्या होता है, मजबूत जो इस्पात है वो तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि जिस ये जो तैयार होता है उसको बोला जाता है स्टेलाइट, इसको कहा जाता है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि यदि हम क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट इत्यादि को जो मिलाते हैं और उसके बाद जो मजबूत इस्पात का निर्माण होता है उसको बोला जाता है स्टेलाइट, इसको कहा जाता है, जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पुर्जे जो है बनाए जाते हैं। क्रोमियम का उपयोग उच्च ताप सहने वाली भट्टियों में भी किया जाता है। तो जो क्रोमियम है उपयोग ताप भट्टियों में भी किया जाता है और इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है, किसका, क्रोमियम का। यहाँ पर हम जो है एक चीज़ देखने वाले हैं कि उत्खनन से उत्पन्न समस्याएं। तो क्या क्या समस्या होती है उत्खनन से, यानी कि कोई भी खनिजों का जब जो है उत्खनन किया जाता है, खनन किया जाता है, तो उससे जो है पर्यावरण, प्रकृति और जो मानव जीवन है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो है हमेशा पूछी जाती है। मैंने जब इसको बोर्ड परीक्षा जो है दिलाया था तो उसमें ये जो क्वेश्चन है वो आया था, इस कारण ये जो है कहता है आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुबार उड़ते देखे जा सकते हैं। तो जब जो है क्या होता है, खनन कार्य होता है, तो उस समय जो धूल के कण हैं वो हवा में इधर उधर आपको उड़ते हुए दिखाई दे देंगे, जिसके कारण काम करने वालों को के फेफड़े में बीमारी होने का खतरा जो है बना रहता है। अब वो जो है कितने बारीक होते हैं कि नाक के द्वारा वो जो है शरीर में चला जाता है और वहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं उनके फेफड़ों में बीमारी होने का खतरा जो है बन जाता है। सेकंड नंबर पर आता है, देखा गया है कि ठेका धारक खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं।
अब जैसे ही जो कंपनी है जो ठेका मिला हुआ था है, वो लोग क्या करते हैं, पहले खनन तो कर लेते हैं, उसके बाद खनन के पश्चात उसको ऐसे ही उस खदान को खुला छोड़ देते हैं, जिससे जन धन व पशु की क्या होती है, हानि भी हो जाती है। अब बहुत सारी दुर्घटनाएं भी उस खुली खदान में हो जाती है। खदान के कई 100 फुट गड्ढे में मवेशी सहित खेलते बच्चे, दिनचर्या में लोग व्यस्त लोग जो है गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कई लोगों की जान तक भी चली जाती है। अब क्या हो गया, इन लोगों ने तो खनन कर लिया, चले गए, और वो जो खदान है उसको खुला ही छोड़ देते हैं। अब उससे आने जाने वाले लोग उस गड्ढे में जो है गिर जाते हैं, मवेशी हो गया, गाय मतलब जानवर भी हो गए, बच्चे हो गए, तो बहुत सारे लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग जो है उनकी जानें भी चली जाती है। तीसरे नंबर पर आता है, खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। अब जैसे ही खनन होता है तो उस क्षेत्र का जो भूजल है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उत्खनन के क्या जो समस्याएं हैं, उत्खनन से उत्पन्न समस्या उसको जो है पढ़ रहे हैं कि उत्खनन होने से क्या क्या समस्याएं हमको देखने को मिलता है। तो तीसरे नंबर पर आता है कि खनन से उस क्षेत्र का जो भूजल संरचना है उसमें जी बदलाव हो जाता है। इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। तो खनन जो है न केवल क्या करता है, भूमि को प्रभावित करता है, बल्कि वन को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये जो है नदियों को भी बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी की घाटी में बाढ़ आती है। साथ ही साथ वन भी समाप्त होते हैं। अब क्या होता है, ये हो गया आपका नदी, कुछ इस प्रकार से नदी है। अब जितना भी खनन हो गया होना, जितना खनन करना था कर लिए। अब जितना भी जो माल बचता है शेष, उसको जो है नदी में डाल देते हैं। अब नदी में डालेंगे तो उसका जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बाढ़ आती है और ये जो है आसपास के इलाकों में फैल जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में तबाही मच जाती है। अब क्या बोला गया है, गोवा व कर्नाटक में लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बॉक्साइड, मध्य प्रदेश में कोयला, उत्तराखंड में चूना पत्थर की खुली खदानें, पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर है। तो जितने भी खदान यहाँ पर बताए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, पहाड़ी जो ढलानें हैं और जो पानी के स्रोत हैं उसी के आसपास जो है स्थित हैं। अब कई खदान जो है नदी के बेसिन पर पाए जाते हैं, तो कुछ जो खदान है वो कहाँ पर, नदी के बेसिन पर पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखंड में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। तो जो 80% जो कोयला है वो कहाँ, झारखंड के पश्चिम बंगाल के जो झारखंड पश्चिम बंगाल के जो रानीगंज है वहाँ पर जो है पाया जाता है, जो दामोदर नदी के घाटी पर क्या है, स्थित है। महानदी व ब्रह्मणी नदी घाटी में कोयला क्षेत्र दबे पड़े हैं। अभ्रक राजस्थान के सांभर, लूनी व चंबल नदी में बेसिन में पाया जाता है। तो बोलने का अर्थ यहाँ पर, इसको बोलने का पूरा अर्थ क्या है कि ये सभी चीज़ें जो है नदी के मार्ग में क्या करती, बाधा उत्पन्न कर देती है। चौथे नंबर पर आते हैं, तेज़ी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू और पत्थर की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। धीरे धीरे जो है पूरा का जो विस्तार है वो हो रहा है, नए नए जो उद्योग धंधे हैं वो लग रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बालू यानी कि रेत और जो पत्थर है उसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, नदी से रेत के दोहन होने पर नदी की धारा में बदलाव तथा कटों के कटाव जो है ज़्यादा होने लगते हैं। अब रेत की मांग को दूर करने के लिए जितने भी लोग हैं वो नदी से जो है रेत का दोहन करते हैं। अब इससे क्या होता है, नदी का जो मार्ग है वो तो बदलता ही है, साथ ही साथ उसके तटों का भी कटाव होने लगता है। अब कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की शंखनी नदी से रेत के दोहन होने से अवसादीकरण अधिक हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, शंखनी नदी, और कर्नाटक की भद्रा। तो सभी नदियों से लगभग लगभग जो रेत का दोहन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है। तो ये था क्या हमारा उत्खनन से होने वाली समस्याएं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको आपको अच्छे से करना है, क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आपको कभी भी भूलना नहीं है। ये जो है परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। चलिए अब आए थे हम कहाँ पर, तो इतने तक हमने कर लिया था कि जो क्रोमियम है उसका उपयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है। अब भारत में क्रोमियम, इसको भी हम जो है पढ़ लिए थे। तो भारत में जो है क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 20.3 करोड़ टन आंका गया है। तो ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है। तो क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलता है, ओडिशा में मिलता है। ये विशेषकर कहाँ,
सुकुंदी घाटी, कटक एवं जाजपुर जिला में पाया जाता है। तो ये जो है बहुत अधिक मात्रा में कहाँ, ओडिशा में पाया जाता है। अब आता है टंगस्टन। तो आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात जैसे कि स्टील हो गया, इसको बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व हो गया। तो स्टील वगैरह जितना भी सामग्री बनता है तो उसको बनाने में जो है टंगस्टन का क्या किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो जब जो है टंगस्टन का उपयोग किसी भी इस्पात में किया जाता है तो उस इस्पात की जो मजबूती है, उसका जो कठोरता है, घर्षण सहने की क्षमता है और जो उसके धक्का सहने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। पूर्ण मिला के बोल सकते हैं वो जो है बहुत अधिक क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। टंगस्टन मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। तो जो टंगस्टन मिश्रित जो स्टील है उसका उपयोग कहाँ, उच्च श्रेणी के काटने वाले जो उपकरण हैं, काटने वाला जो भी उपकरण होता है उसको बनाने में, और पत्थर छिद्रक जो उपकरण है यानी कि पत्थरों को छेदने के लिए जो उपकरण बनाते हैं उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का उपयोग कवचपट्ट, बंदूकें, कवच और अंतर्वेधक आदि बनाने में किया जाता है। तो जो बंदूक वगैरह का जो कवच होता है उसको बनाने में भी किसका, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब तथा ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह करने की क्षमता होती है। तो बल्ब वगैरह में भी क्या किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग जो है किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह करने की क्षमता होती है, अधिक होती है। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूंढ सकते। तो इसमें क्या होता है, टंगस्टन में विद्युत को जो है प्रकाश में बदलने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में होती है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। अब आता है तांबा। चित्र में देख सकते हैं तांबा है ये। तो तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। सभी लोग जानते हैं तांबा है, उसका उपयोग जो है मानव सभ्यता जो है प्राचीन काल से करते आ रहा है। तांबे के साथ टीन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। तो तांबे के साथ जो है टीन का जो मिश्रण करके हम जो है कांस्य बर्तन बनाने का काम जो है करते हैं। तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। तो तांबे का उपयोग किस किस में, पीतल के बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है कि इसका तांबे का, साथ ही साथ सिक्के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 19वीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का बहुत महत्व जो है बढ़ गया था। तो जैसे ही 19वीं सदी में विद्युत का आविष्कार होता है उसके बाद जो तांबे का उपयोग है वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि यह ताप तथा बिजली का क्या है, सुचालक है। यानी कि बिजली का क्या होता है, ये जो है सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है, तथा रासायनिक क्षरण के अवरोधक होता है। मतलब ये जो है रासायनिक क्षरण नहीं होने देता। इसी कारण आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। तो जितना भी विद्युत उद्योग है उसमें तांबे का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तांबा मिश्र धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ें तथा युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है। तो देख सकते हैं तांबा का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। रेलगाड़ी हो गया, आपका हवाई जहाज हो गया, तो जहाज हो गया पानी वाला, तो उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में किसका, तांबे का उपयोग किया जाता है। देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। तो जो हमारा देश है भारत, उसके कई भागों में अभी भी तांबे की खोज जो है जारी है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना, 155 करोड़ टन आंका गया है। तो ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर भी भारत में तांबा उत्पादक अपेक्षाकृत क्या है, कम है। लेकिन जो भारत में तांबा का उत्पादन है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। और मांग की अधिकता के कारण इसका जो है आयात होता है। अब जैसे जैसे इसकी मांग होती है ठीक उसी प्रकार से इसका जो है आयात किया जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत इसका उत्पादन है वो कम है। तांबे का अधिकांश जमाव झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में है। तो तांबा कहाँ पाया जाता है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इन राज्यों में हमको तांबे का जमाव देखने को मिलता है, तांबे पाए जाते हैं। साथ ही इसके छोटे संचय गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो ये जो है अनेक राज्य हैं वहाँ पर ये जो है पाया जाता है। अब क्या है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मजाल खंड तांबा खान की देश प्रसिद्ध है। तो सबसे अधिक
कहाँ? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मजा मलाज खंड। तांबा खान के लिए क्या है? देश में प्रसिद्ध है, पूरे देश में ये जो है प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का मलाज खंड। अब आता है सीसा। तो शीशे का उपयोग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली उत्पादन में होता है। सीसा, लेड। तो सीसा का उपयोग जो है किसमें? परिवहन में, संचार में और बिजली के उपकरण इत्यादि में हो रहा है। यह भारी, नरम और लचीला होता है। तो जो शीशा होता है कैसा होता है? भारी होता है, नरम और लचीला भी होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में सुचालक बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है। तो जो शीशा है उसका उपयोग जो है विद्युत उद्योग में सुचालक जो बैटरी है, स्ट्रॉन्ग बैटरी, स्टोरेज बैटरी और क्या तार गढ़ने के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर स्टोरेज है, तो स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका जो उपयोग है किया जाता है। रसायन उद्योग में इसका दूसरा उपयोग है, जहाँ क्या टेट्राएथिल शीशा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं। तो रसायन में भी इसका उपयोग किया जाता है शीशे का। भारत में शीशा है इसका कल अनुमानित भंडार 1 करोड़ टन आंका गया है और राजस्थान इसका सर्वाधिक भंडार करे, मतलब राजस्थान में इसका बहुत अधिक क्या है? भंडार है किसका? शीशे का। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु एक प्रमुख स्रोत है। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु का है एक प्रमुख स्रोत है। भारत में बॉक्साइट प्रचुर भंडार है, मतलब भारत में जो है बॉक्साइट का प्रचुर भंडार हमको देखने को मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में बॉक्साइट जो है भारत में पाया जाता है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2010 में कुल 348 करोड़ टन था। तो ये जो 2010 की बात है उस समय कितना था? 348 करोड़। लेकिन अब जो जितने भी खनिज हैं वो जो है धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो दोहन है बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ये जो बात था वो लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जब जो है बहुत अधिक मात्रा में था, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे जो है समाप्ति के कगार पर है। तो हमको इसको बचाना है, इसको संरक्षित करके आने वाली पीढ़ी के लिए रखना है। देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है। तो जो बॉक्साइट है वो कहाँ? ओडिशा राज्य में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी बॉक्साइट के भंडार हमको देखने को मिल जाते हैं। ओडिशा के कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, बलांगिरी और क्योरी जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है पाई जाती है कहाँ? बॉक्साइट जो है इन सभी राज्यों के अंतर्गत आता है। अब आता है कोयला। तो कोयला जो है चलिए पढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत में कोयला प्रमुख संसाधन है। सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है। प्रारंभ में कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। लोग जो है कोयला वगैरह जलाते थे। पहले कोयले से ही क्या चलता था? रेलगाड़ी चलता था। अब 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। ये जो कोयला है वो 18वीं सदी में क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, तो उसका आधार भी क्या था? कोयला था। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लोहा इस्पात को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। तो कोयले का उपयोग जो है लोहा को गलाने के लिए भी किया जाता था, लोहा इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता था। भाप संचालित इंजन, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने और कारखाने की मशीन चलाने के लिए किया जाता था। पहले भी बताया मैंने आपको कि रेलगाड़ी को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था कोयला का, जहाज चलाने के लिए और कारखाने की मशीनों को भी चलाने के लिए इसको जलाया जाता था। लेकिन क्या है कि मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था, कोयले के बिना ये जो है संभव नहीं हो पाता। यदि कोयला ही नहीं रहता तो ये सभी चीज़ें चल ही नहीं। इस कारण कोयला जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। अब वर्तमान समय में ये जो कोयला है उसका मुख्य उपयोग क्या है? बिजली उत्पादन में ही किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो कोयला है वो पूरी तरह से समाप्ति होने के ही कगार में है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में 2006 में अनुमान लगाया था कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है। तो पहले जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है क्या था? हुआ था, लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से समाप्त होने ही वाला है। यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। तो ये जो है विश्व में कुल अनुमानित जो भंडार है उसका क्या था? केवल 1% था। और यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है। तो ये जो कोयला है वो किसका है? बिटुमिनस प्रकार का, जो कि एक उत्तम प्रकार का कोयला नहीं होता। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और कार्बन की मात्रा जो है 55% से अधिक नहीं होती।
तो ये जो बिटुमिनस नाम का जो कोयला है उसमें जो है 55% से ज़्यादा जो है कार्बन नहीं होता। अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है। इस कारण भारत को प्रति वर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले को आयात करना पड़ता है। तो इसी कारण जो है भारत को जो है 15 से 20 करोड़ जो कोयला है उसको आयात करना पड़ता है। तो आयात माने होता है मंगाना पड़ता है और निर्यात मतलब भेजना। तो आयात निर्यात आपको पता होना चाहिए। आयात मतलब होता है किसी चीज़ को हम जो है बाहर देशों से मंगाते हैं उसका आयात करते हैं, और निर्यात यानी कि हमारे देश से कोई भी चीज़ जो है बाहर देश में बेचते हैं उसको बोला जाता है निर्यात। भारत में कोयला क्षेत्रों का वितरण। तो भारत में कोयला क्षेत्र जो है 4 नदी घाटियों में स्थित है। पहला है दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी का है झारखंड और पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र। सोन घाटी ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। महानदी घाटी ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कोयला क्षेत्र। और गोदावरी घाटी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का ये जो है कोयला क्षेत्र है। तो 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। पहला हो गया दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। तो ये था क्या, कोयला। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।